मोदी की कहानी पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा मोदी ने किया है मेरे पिता का अपमान। लोकसभा चुनाव में 8वें चरण के लिए 64 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। 7 मई को 7 राज्यों की 64 सीटों पर होगा मतदान। होशियारपुर से बीएसपी नेता भगवान सिंह चौहान का विवादित बयान, कहा बाबा रामदेव का सिर लाओ 1 करोड़ इनाम पाओ। बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर साधा मोदी पर निशाना, कहा कांग्रेस आई तो मोदी को होगी उम्र कैद। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवीन जिंदल पर कशा शिकंजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ किया केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देते हुए कहा कि स्मृति मेरी छोटी बहन है। प्रियंका ने 2 दिन पहले स्मृति ईरानी को लेकर किए गए सवाल पर कहा था कि वो कौन है। मोदी ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी को अमेठी में राहुल गांधी की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अमेठी की जनता की मुसीबतें कम करने के लिए भेजा है। सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन जब यहां मोदी ने रैली की, तब भी पूरे देश की नजर इस सीट पर रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दशकों बाद अमेठी में सिलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास की उपस्थिति से अमेठी में कड़ा मुकाबला होने की चर्चाएं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के ताबड़तोड़ प्रचार और नरेंद्र मोदी पर तीखे हमलों के बाद सोमवार को मोदी के पलटवार से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही अमेठी में चुनावी पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है। उधर अमेठी से पहले अयोध्या के पास फैजाबाद में नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा दौरान मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए मोदी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही मोदी ने धार्मिक भाषण में कई बार राम का जिक्र भी किया था। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करना आचार संहिता के उल्लंघन है। साथ ही कांग्रेस पर पार्टी पर भी मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। सपा वाले सरकार में आते हैं तो बसपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, बसपा वाले सरकार में आते हैं तो सपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, और कांग्रेस वाले हर समय पर्दे के पीछे मलाई खाते रहते हैं। भाइयों बहनों, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अपने अपने हिसाब बाद में करना, पहले जनता को तो हिसाब दो। वहीं कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की संस्कृति का सम्मान नहीं है। चुनाव के समय ही इन्हें भगवान की याद आती है। पूरे प्रक्रिया में बार बार वो और उनके खास आदमी अमित शाह उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं, पूरे प्रदेश का, उस प्रदेश की मिली जुली गंगा यमुना संस्कृति का अपमान करते हैं। इससे वो अनभिज्ञ हैं। उनको अगर ऐसी शक्तियां
ऐसी दैविक शक्तियां, माँ दुर्गा हो या राम भगवान हो, सिर्फ चुनाव के दिन याद आते हैं। वहीं फैजाबाद में नरेंद्र मोदी की सभा में राम भगवान का चित्र लगाने पर विवाद खड़ा हो गया। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस का इंतजार है। तो वहीं अमित शाह के विवादित बयान का यशवंत सिन्हा ने समर्थन किया और कहा कि आजमगढ़ से कई आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा जी इस तरीके से आज ही पीछे उनकी रैली में चित्र था, वो राम का चित्र क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बताया गया है कि इस तरह का कोई चित्र भगवान राम का लगा हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत भी शायद चुनाव आयोग से की है। हम देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या इस पर कार्रवाई करता है। अगर चुनाव आयोग से हमें नोटिस आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुशासन की बात कर रहे हैं और हमारे देश में किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं बल्कि सुशासन के साथ राम राज्य की कल्पना को जोड़ा जाता है कि राम राज्य जो था वो सबसे बढ़िया शासन था और एक मॉडल है राम राज्य। तो इसलिए उसको मुझे लगता है कि किसी धर्म को साथ जोड़कर देखना उचित है। सर, उन्होंने बोला कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को वहाँ पे दोहराया। तो क्या इसमें कौन सी किस बात पर एतराज़ कर रहे हैं? इसमें एतराज़ करने वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया उस साहित्य को जानती है जिसमें ये छंद लिखा हुआ है। अंतिम सवाल मेरा कि अमित शाह ने जिस तरीके से आजमगढ़ के लोगों को वहाँ पर आतंकी, लोगों को कहा वहाँ पे कहा आतंकी वहाँ पर है, आतंकी वो गढ़ है। हम कहते हैं कि हजारीबाग जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र रहा है वहाँ पर भी आतंकवादी हैं, क्योंकि वहाँ से आतंकवादी पकड़े गए। तो उसमें कोई हमारे ऊपर मुकदमा करेगा? जहाँ जहाँ आतंकवादी हैं, अगर आप कहें कि कोलकाता से आतंकवादी पकड़ा गया, पटना से पकड़ा गया, रांची से पकड़ा गया, तो उसमें क्या हो गया? कौन सी ऐसी बात हो गई जिसमें इतना एतराज़ किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के साफ तौर पर कहा कि अगर आतंकी पकड़ जाते तो उनके गढ़ में कहने में क्या दिक्कत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राम भट्ट, रिपोर्टर 24/7। उधर अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा। भाई राहुल और मां सोनिया के लिए वोट मांगती प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अमेठी में कुछ लोग किसी कारणवश नाराज हैं, जिसको लेकर वे कुछ जगहों पर विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सभी लोगों के साथ लेकर चलना चाहती है। राजनीति में आने की अटकलों को भी प्रियंका ने खारिज कर दिया। प्रियंका ने कहा कि मोदी ने मेरे पिता का अपमान किया है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने मोदी की चुनाव आयोग की चुनौती देने पर कहा कि मोदी को देश के संविधान का आदर नहीं है। मोदी कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी संवाददाता दीप किरण ने शोभा ओझा से खास बातचीत की। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा। मैम, ये बताइए, जिस प्रकार से मोदी ने खुली चुनौती दी है चुनाव आयोग को और साथ ही साथ ममता बनर्जी के लिए कहा है कि वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है समर्थन देने से घुसपैठियों को भी नहीं चूक रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखिए, दो अलग मसले हैं ये। पहली बात, आपने कहा मोदी ने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन, तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि मोदी क्या सोचते हैं इस देश के नियम कायदे कानून के लिए उनके मन में कितनी आस्था है। वो अपने आप को इस देश के कायदे कानून नियमों के ऊपर समझते हैं। उनमें बहुत कम आदर और सम्मान है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है देश के, उसके लिए ये साफ तौर पे उनके इस वक्तव्य से समझ आता है। जहाँ तक ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पे मोदी का कमेंट है, तो मोदी खुद क्या कर रहे हैं? कुर्सी को पकड़ने के लिए, कुर्सी को हथियाने के लिए किसी भी गंदे स्तर तक जा रहे हैं और सांप्रदायिकता तक फैला रहे हैं अपने भाषणों के माध्यम से। इसे क्या कहा जाएगा? और मैम, जिस तरीके से आप लोग सामने आए थे कि जांच होगी, जासूसी कांड पर जांच करने की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त आपकी पार्टी दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने इनकार किया और साथ ही साथ एनसीपी ने भी इनकार किया है कि ये सही समय नहीं है जाँच के लिए। ऐसे में चुनाव के जो है नतीजे आने वाले हैं 16 मई को, तो ये सही समय नहीं।
देखिए, जो जासूसी कांड है एक बहुत ही गंभीर मसला है। वो इस देश की महिलाएं, अलग अलग तबकों की महिलाओं का एक डेलीगेशन जाके राष्ट्रपति जी से मिला था और गुहार करी थी कि उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच होना चाहिए। क्या आखिर एक सरकार, जो मोदी सरकार, जो गुजरात सरकार ने किया, एक महिला का पे जासूसी पूरी सरकार ने कही, 3 एजेंसीज ने जासूसी करी, क्या ये सही है? क्या यही मॉडल वो देश में देना चाहते हैं? क्या यही इसी तरह की सुरक्षा वो महिलाओं को पूरे देश में देंगे? क्या महिलाओं पे इस देश में जासूसी हुआ करेगी? ये तमाम प्रश्नों का जवाब जनता चाहती है और तभी ये जांच कैबिनेट से अप्रूव होके ये जांच कमेटी बनी थी और फिर तमाम शोर मचा था कि जांच कमेटी तो बन गई, जज क्यों नहीं अपॉइंट हो रहा? अब जब जज अपॉइंट हो रहा है तो फिर शोर मच रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस गुनाहगार है इस पूरे जासूसी कांड में और वो बचना चाहती है, घबराई हुई है। पिछले दिनों जेटली ने कहा कि जांच कमेटी बैठ भी जाए तो हमारी सरकार आती तो हम उसको हटा देंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि कितने ये डरे हुए हैं इस पूरे कांड में। पर जांच होनी चाहिए और साफ सुथरी जांच होनी चाहिए और इसमें दोषी पाने पे मोदी, अमित शाह और वो तमाम अफसर जो इस जासूसी कांड में लिप्त थे उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में अगर इस तरह से सरकारें जासूसी करानी चालू कर देंगी तो मैं नहीं समझती कि इस देश की जनता आखिर सुरक्षा के किसके पास जाएगी। और साथ ही साथ आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में अमेठी में मोदी रैली कर रहे हैं। लगता है आपको राहुल गांधी के लिए कितना फर्क पड़ेगा इस रैली में? देखिए, अगर हिम्मत होती, अगर कोई फर्क पड़ता होता तो मोदी को अमेठी से चुनाव लड़ लेना चाहिए था। अमेठी और गांधी परिवार का एक अटूट रिश्ता है। ये रिश्ता केवल चुनाव का नहीं है या केवल सत्ता का नहीं है, ये एक अटूट रिश्ता है जहां अमेठी की जनता पूरी तरह से जानती है कि गांधी परिवार ने उनके लिए क्या किया है या गांधी परिवार उनके लिए किस तरह से कटिबद्ध है उनके विकास को लेकर। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जाए या कोई और जाए वहाँ चुनाव प्रचार के। ये थी हमारे साथ शोभा ओझा, जिनका कहना है कि मोदी की अमेठी में रैली से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर चुनाव आयोग की बात की जाए, जिस प्रकार से मोदी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की है तो उस पर साफ तौर पे ये कहना है कि मोदी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते। कैमरा पर्सन विनोद के साथ दीप किरण चौहान, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। उधर शिवसेना ने असम हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। शिवसेना ने कहा कि ऐसे आरोप वे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने देश को बांट दिया है। इन लोगों को रामदेव के आश्रम में योग करना चाहिए क्योंकि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी दल के ने कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा है। जी हां, शिवसेना ने कांग्रेस की आलोचना की है। जी हां, शिवसेना ने कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी का सबसे जो पुराना दल है उसने कांग्रेस की आलोचना की है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।